चलो फिर बच्चे, वेलकम टू योरपीडिया प्लेटफॉर्म एंड योर नेम इज अभिषेक. What? Sir, my name is Shubham Mavi. Okay, Shubham. Okay. Yes. So, and you're preparing for? Sir, I am preparing for HPCL civil engineering exam. Okay, HPCL interview you're preparing. Exam or interview? Sir, interview, sorry. Okay. You're preparing for interview. कब है आपका इंटरव्यू? Sir, 12th of January अभी. अच्छा, कहाँ है? मुंबई में या कहीं और? Sir, बॉम्बे में. अच्छा, मुंबई में. ओके, ठीक है. तो आपको बीएमसी का आपको स्नैप देना था. ठीक है, चलो शुरू जी. करते हैं. तो ओके मेरा सर. फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि पीपीसी सीमेंट सुना होगा आपने, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है. यस सर. तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओपीसी एंड लाइक व्हाट आर इट्स मेरिट्स ओवर सर ओपीसी. बेसिकली पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो होता है उसमें परसेंटेज ऑफ द, बिकॉज वो वॉल्केनिक एश से बनता है तो उसमें परसेंटेज जो तो वॉल्केनिक एश की वो 10 to 30% रखी जाती है. बेसिकली इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि सर ये सल्फेट अटैक अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है एंड हायर डिग्री ऑफ द प्लास्टिसिटी एंड वर्केबिलिटी हमें अचीव हो पाती है एंड ये केमिकल अटैक अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है. बट सर इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये लाइम या फिर जो हमारे पास ऑर्डिनरी सीमेंट के ट्रेसेस के साथ कांटेक्ट में ना आए. ओके, अच्छा. कहाँ से पढ़े हो आप शुभम? सर एक्चुअली मैंने जो है मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स का स्टूडेंट रहा हूँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से. तो सर मेरी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में रही है और एमटेक मैंने स्ट्रक्चर्स में करी सर. ओके, ठीक है. जी. तो अभी खत्म हुआ आपका एमटेक या काफी टाइम हो गया? सर एक्चुअली मैं दिसंबर 2018 में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था. क्या बीटेक वाला या एमटेक वाला? सर एमटेक. अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हो आप? सर उसके बाद से मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ अभी. ओके, ठीक है. अच्छा, चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीमेंट से ले लेते हैं. सीमेंट में आपने एक सुना होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है जी सर. और एक क्विक सेटिंग सीमेंट भी होता है. जी. दोनों में क्या फर्क है? सर क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या है कि हम हायर परसेंटेज ऑफ द एल्यूमिना रखते हैं ताकि जो सेटिंग है वो जल्दी हो सके एंड बेसिकली इसका जो यूज होता है वो उन जगह पे होता है जैसे स्टैटिक वाटर स्ट्रक्चर और रनिंग वाटर स्ट्रक्चर में. एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या है कि हमें स्ट्रेंथ मतलब उसको यूज इमीडिएटली करना होता है. तो जैसे मान लीजिए कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया या कोई ऐसी प्लेसेस जहाँ पर कि हमें लोड इमीडिएटली अप्लाई करना है तो वहां पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं. ऑल्दो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम होगा वो ओपीसी के सिमिलर ही होता है. क्या फर्क है? देखो, रैपिड और क्विक तो एक ही मतलब हुआ, तो हार्डनिंग और सेटिंग शब्द ही डिफरेंट आ रहा है. क्या मतलब है हार्डनिंग और सेटिंग से? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर क्विक सेटिंग जो है सर मतलब सेटिंग ऑपरेशन हमारा जल्दी हो जाएगा. बट हार्डनिंग जो होती है वो एक टाइम और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन होता है. तो उसमें सर जैसे हाँ अ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि हार्डनिंग और सेटिंग में फर्क क्या है. लाइक व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, क्या है मतलब कि क्या मतलब क्या है इसमें? सर सेटिंग जो होती है कि जो हमारा जो कंक्रीट है वो या सीमेंट है वो प्लास्टिक से सिर्फ सॉलिड स्टेट में जो है कन्वर्ट होता है तो वो सेटिंग हो जाती है. बट हार्डनिंग में क्या है कि जब हमारा सीमेंट हार्डन हो जाता है मान लीजिए 28 डेज के बाद हमारा 24 घंटे के बाद जो हार्डन हो जा रहा है तो कंक्रीट और लेकिन उसको स्ट्रेंथ अचीव करने में टाइम लगता है. तो सर जो हार्डनिंग प्रोसेस होती है वो ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सीमेंट एंड वाटर के रिएक्शन की वजह से होता है. तो उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. तो हार्डनिंग जो होगी आपके वो 24 घंटे के बाद से चालू हो जाती है एंड इट विल कंटिन्यू अप टू अ ईयर. अच्छा, एक्टिव कंपोनेंट्स आपने बोले, क्या एक्टिव कंपोनेंट्स है ये? सर एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं ये एलिट बेलिट सिलिट एंड फेलिट होते हैं. बेसिकली ट्राइकल्शियम सिलिकेट डाइकल्शियम सिलिकेट टेट्राकल्शियम एल्यूमिनोफेरेट ट्राइकल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्राकल्शियम एल्यूमिनोफेरेट. अच्छा. ये जो कंपोनेंट्स होते हैं सर ये बेसिकली जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं सीमेंट के वो होते हैं. इन्हीं की जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ वो हार्डनिंग को रेट ऑफ मतलब कि जो हाइड्रेशन प्रोसेस को फॉलो करती है. नहीं, अच्छा, तो ये कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर के साथ सीमेंट के रिएक्शन से पहले बनेंगे या ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं? सर ये तो जो है हमारे पास जो क्लिंकर फॉर्म होता है उसकी ग्राइंडिंग से बन जाते हैं. बट ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और इनकी हाइड्रेशन और हार्डनिंग की वजह से जो है सीमेंट हमारा हार्डन होता तो अगर ये ऑलरेडी बने हुए हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कंपोनेंट्स बनेंगे? है. सर जो है CSH जेल फॉर्मेशन होता है कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल.
ओके, और कोई प्रोडक्ट? और सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। आपने एक टर्म इस्तेमाल किया सल्फेट अटैक, जब आप पीपीसी का बता रहे थे, क्या होता है सल्फेट अटैक? सर बेसिकली जो हमारे पास कई सारे ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें क्या है कि वाटर या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वाटर में, जैसे सल्फेट होता है, तो उसके कांटेक्ट में आने से जो है सल्फेट जो है कंक्रीट का डेटोरेशन कॉज करता है। बेसिकली जितनी हमारी जो कंक्रीट की सीवर लाइंस होती हैं, अगर उनमें आपने देखा होगा इंटीरियर सरफेस जो होती है डेटोरेट हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सल्फाइड या सल्फेट। कोई स्पेसिफिक रिएक्शन है या कोई कंपाउंड है या कोई चीज़ है जो मतलब सल्फेट की वजह से कंक्रीट में इफेक्ट हो रहा है, कि जस्ट ऐसे ही सल्फेट जो है वो बैड है कंक्रीट के लिए? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको देखूँ। ओके। अच्छा। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि रॉक्स जो है उसको हम वेरियस कैटेगरीज में लेते हैं, लाइक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और जी सर। मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या डिफरेंस है जी इनमें, क्या क्लासिफिकेशन है ये? सर एक्चुअली अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका रिवीजन करना है मेरे को तो। कोई आइडिया नहीं है कि इग्नियस रॉक क्या चीज़ होती है, सर कोई रॉक बेसिकली जो पूछते इनका हैं? जो क्लासिफिकेशन होता है इनके जो मोड ऑफ फॉर्मेशन होता है उसके बेस पे होता है। जैसे हमारे जो है इग्नियस रॉक्स होते हैं वो वॉल्केनिक ओरिजिन के होते हैं। तो मैग्मा जो होता है हॉट मोल्टन मैग्मा, वो जब अर्थ की सरफेस पे आता है या नीचे जाता है, तो कूल डाउन होने के बाद जो है वो इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन मिलते हैं। सेडिमेंट्री में सर जो है लेड फॉर्मेशन होती है। बेसिकली जो हमारा ह्यूमस या जो डिफरेंट जो है लेयर्स सॉइल की जो होती हैं वो डिपॉजिट होती चली जाती हैं धीरे धीरे एक ऑर्गेनिक प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रहता है, उसकी वजह से जो है लेयर्स की फॉर्म में हमारे जो है ये रॉक्स फॉर्म होते हैं। एंड मेटामॉर्फिक सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। अ, अच्छा, ब्रिक्स के बारे में आपने सुना होगा, ब्रिक्स की क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये जी कैसे सर। डिवाइड किया जाते हैं, क्या मतलब क्या क्राइटेरिया क्या रहता है? कैसे सर मैं इन बोलूंगा ऑन ये द ब्रिक सेकंड क्लास ब्रिक है या थर्ड क्लास ब्रिक है? ऑन द बेसिस ऑफ सर कंप्रेसर स्ट्रेंथ जो होती है कि क्लास ए ब्रिक जो होती है वो आपकी 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा उनकी जो है स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एंड जो आपकी क्लास बी जो होती है वो 7.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लास सी के लिए जो 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होनी चाहिए। किसी भी केस में जो ब्रिक की कंप्रेसर स्ट्रेंथ होती है वो 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होती। इसके अलावा कोई क्राइटेरिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अलावा कोई और क्राइटेरिया है जो जिस पे हम कह सकते हैं कि ये सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है? सर सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। अच्छा, बहुत सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं ब्रिक्स के ऊपर, पढ़े हैं आपने टेस्ट ऑन ब्रिक्स, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स? यस सर। कौन से टेस्ट करते हैं, मतलब सपोज जैसे आपको कहीं कंस्ट्रक्शन करवानी है, कोई टाउनशिप बनवाना है, और आपके पास जो है वो ब्रिक्स, आपको कहीं चेक करने जाना है किसी साइट पे कि हमारे पास तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसमें से कोई ब्रिक्स हमको चूज करनी है, तो कौन से जी टेस्ट आप करेंगे जिससे आपकी उसकी क्वालिटी का आपको पता लग जाएगा कौन सी बेटर है? सर पहला तो जो है साउंडनेस टेस्ट होता है कि जो दो ब्रिक्स को हम लेते हैं और उनको आपस में जो है स्ट्राइक करते हैं, अगर हमें क्लियर रिंगिंग साउंड मिलती है तो विच मीन्स वो एक अच्छी ब्रिक है। सेकंड ओके। सर हम जो है उस पे अब्रेसिव टेस्ट देखते हैं कि एक जो है फिंगर नेल लेते हैं और उसको जो स्क्रैच करते हैं, तो उस पे कोई इंडेंटेशन मार्क नहीं रहना चाहिए, जो है स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया सर। उसको जो है 24 आवर्स के लिए हम जो है वाटर में एब्जॉर्ब करके रख देते हैं। तो क्लास ए ब्रेक जो होती है वो 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। क्लास बी जो है 22% ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब करनी चाहिए। क्लास सी 25% ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द ब्रेक। एंड सर तो ये बाकी भी एक कंप्रेसर स्ट्रेंथ। क्राइटेरिया हो गया ना ब्रिक्स को यस डिवाइड सर। करने का, यस फर्स्ट सर। क्लास और यस सेकंड क्लास? यस सर। ओके, नेक्स्ट बाकी आप। सर फोर्थ जो है कंप्रेसर स्ट्रेंथ के लिए होता ही है, तो ओके, कंप्रेशन टेस्टिंग हम करते ठीक है। और कोई अगर आप याद कर पा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक सात आठ टेस्ट है कुछ, तो ये तो आपने चार बताए, कोई और दिमाग में आ रहा है? हैं। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बाकी। एक काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जी। आजकल उसकी काफी प्रॉब्लम भी आ रही है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। हम्म,
ओके। आप कहाँ से हैं, नोएडा से हैं? सर नहीं सर, मैं देहरादून से हूँ। अच्छा, देहरादून से। जी अभी सर। कहाँ फिलहाल, देहरादून ही है या कहीं बाहर है? सर अभी देहरादून में ही हूँ। ओके। हम्म, अच्छा, ये टेस्टिंग जो हम करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम की जो टेस्टिंग की जाती है सीमेंट जी की, सर। ये टेस्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं इनिशियल सेटिंग टाइम? सर बेसिकली हमारे पास जो है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम जो है दो हम टाइम्स डिटरमाइन करते हैं। ये हमारे पास सीमेंट के जो है एक तरीके से क्वालिटी को जस्टिफाई करता है। सो बेसिकली अगर हम ओपीसी की बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर से कम नहीं होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि सर हमारे पास एक विकेट सेपरेटर्स होता है। तो विकेट सेपरेटर्स की हेल्प से हम इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं। जो विकेट एपरेटस है उसकी जो डायमेंशन मोल्ड होता है, मोल्ड की डायमेंशन होती है 40 mm का डायमीटर, सॉरी 80 mm डायमीटर एंड 40 mm हाइट होती है। और इसमें हमारे पास दो नेडल होती हैं। जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए नेडल होती है 50 mm डायमीटर एंड सॉरी 10 mm डायमीटर, 50 mm हाइट एंड 300 ग्राम्स का उसका वेट होता है। तो सर होता क्या है कि जैसे हमारे पास जो है हमने फ्रेशली सीमेंट हमने लिया, हमने 200 ग्राम्स हमने सीमेंट ले लिया, उसमें 0.85 पी, वेर पी इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, इतना पानी हम मिलाते हैं। और फिर हमारे पास एक जो है सीमेंट मिक्स बन जाता है। फिर जैसे ही सीमेंट मिक्स बना, हमने जो है अपनी स्टॉप क्लॉक जो है वो स्टार्ट कर दी और उसको जो मोल्ड में डाला। और मोल्ड जो होता है वो हमारे पास ग्लास प्लेट पे हम रख देते हैं एंड देन उसको हम विकेट प्लंजर के नीचे पेस्ट कर देते हैं बाय, और सरफेस को फिनिश करके। एंड देन होता क्या है कि जो हमारे पास प्लंजर होता है उसको हम स्लाइटली लोअर करते हैं सो एज टू टच द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। एंड देन उसको हम रिलीज करते चले जाते हैं। तो जिस जिस भी टाइम पीरियड में हमारे पास जो है 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप इतना पेनिट्रेशन वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम देता है। देन वहां पर हमने स्टॉप क्लॉक बंद करी और फिर हमने जो टाइम नोट कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हर जो है एक एक घंटे के बाद हम जो है उसको चेक करते रहते हैं। और इनिशियल सेटिंग टाइम के बाद हम जो है प्लंजर अपना चेंज कर देते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम की जो निडल होती है, एनुअल कॉलर होता है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उससे। और फिर जो है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम हर 1 आवर में हम उसके लिए टेस्टिंग करते रहते हैं। तो सर 10 आवर्स के दौरान जो है हमारे पास फाइनल सेटिंग टाइम मिल जाता है। अराउंड 5 mm का जो है वो पेनिट्रेशन वैल्यू में मिलती है। कितने टेस्ट मिक्स कर दिए आपने इस टेस्ट को बताने में? सर ये तो एक ही था, मतलब इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम का तो था। इनिशियल और तो फाइनल सेटिंग टाइम में 33 और 35 मिलीमीटर की पेनिट्रेशन, ये तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। सॉरी सर। ये सब जो विकेट ऑपरेटर्स के जितने भी टेस्ट है सारे इंटरमिक्स कर दिए हैं। चलो, कोई नहीं। हम्म, अच्छा ये बताओ कि ये तो चलो बचपन में भी किया होगा, ब्रास जो रहता है, पीतल, वो किन दो मेटल्स का अलॉय है? ब्रास। हम्म, पीतल होता है ना पीले रंग का, जी जी सर। किन दो मेटल्स का अलॉय है वो? सर ब्रास, सर निकल एंड आयरन, आई एम नॉट रॉन्ग। निकल एंड आयरन, ये तो मैंने बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बताया आपने, इसका तो मैंने सुना नहीं कभी। अच्छा। अच्छा ये बताओ, स्टील, स्टेनलेस स्टील किस चीज का अलॉय होता है? सर मेजर कंपोनेंट तो बताओ, मेजर मेटल तो बताओ, बाकी तो चलो बाकी बात की, मेजर मेटल क्या होगा स्टील में, स्टेनलेस स्टील में? सर आयरन और बेसिकली कार्बन की परसेंटेज को जो हम वेरी करते रहते, तो वो जो है स्टेनलेस स्टील में भी जो है फायदा क्या है स्टेनलेस स्टील का, क्यों सर बनाते हैं? बेसिकली कॉस्ट कटिंग के लिए सर, क्योंकि एलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर है तो वो हमें थोड़ा थोड़ा सस्ता पड़ जाता है।
बाकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज इसकी अच्छी हैं। स्टेनलेस स्टील की। जी। ओके चलो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है कि हार्डवुड और सॉफ्टवुड आपने सुना होगा, टिम्बर जी में सर। आता है हार्डवुड सॉफ्ट, क्या फर्क है दोनों में? हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। अच्छा चलो मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, देवदार की लकड़ी सुनी होगी आपने, देवदार की लकड़ी जितनी सर टिम्बर आती है। हाँ सर, वो एक्सोजेनस और एंडोजेनस ट्रीज दो टाइप नहीं, के होते एक्सोजेनस और एंडोजेनस नहीं पूछ रहा हूँ, वो बहुत अलग है। हैं। मैं टाइप ऑफ वुड ही पूछ रहा हूँ। एक है देवदार की लकड़ी जिससे आप फर्नीचर बनता है यूजुअली पहाड़ी इलाकों में, और जी अगर जी आप जी प्लेन्स में चले जाएंगे तो लोग किसको बेटर मानते हैं, लोग टीक की लकड़ी को अच्छा समझते हैं, सागवान की लकड़ी को, जी उससे सर, काफी बनता है। टीक। तो देवदार और टीक की लकड़ी में जो डिफरेंस है, उसमें वही डिफरेंस आपका हार्डवुड और सॉफ्टवुड में है। इनमें से एक सॉफ्टवुड है और एक हार्डवुड है। सर देवदार सॉफ्टवुड में आ गया, और जो प्लेन ट्रीज होती हैं जैसे टीक, साल टीक, शीशम, ये सब जो होती हैं हार्डवुड में आ जाती हाँ अब बताओ, अब और डिफरेंस क्या है इनके अंदर? ये है। तो सर एग्जांपल्स हो गए। जैसे जो हमारे पास साल टीक, शीशम जो हमारे पास हार्डवुड होती हैं, इनमें क्या होता है कि मेडलरी रेज होते हैं हमारे, वो डिस्टिंक्ट होते हैं, तो इस वजह से मुझे फाइबर्स की, मतलब जो हमारे पास ट्री होती है उसकी स्ट्रेंथ जो है अच्छी खासी मिल पाती है टिम्बर की। लेकिन जो देवदार होता है उसमें क्या है कि हमारे पास जो मेडलरी रेज होती है वो इनडिस्टिंक्ट होती है, डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स हो जाती है। और कोई डिफरेंस जो आपको ध्यान में आ रहा हो इसके अलावा? सर हार्डवुड हमारा जो है, जितना भी टिम्बर जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो हम हार्डवुड से ही हमें मिलता है। अ, मतलब जो अरे कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते आप हैं। आप तो देहरादून के हो, आप लोग भी वहां पे भी हार्डवुड ही इस्तेमाल करते हो? सर बेसिकली जो देवदार है वो और जो शिवालिक से भी ऊपर थोड़ा होता है, तो शिवालिक के मतलब हम लोग तो शिवालिक के फोटल्स में आ जाते हैं। बट जो मेन जैसे आपका थोड़ा और ऊपर की तरफ होता है इलाका, वहाँ पर देवदार के ही घर भी जो बनाते हैं वो देवदार का यूज करते हैं उसमें, तो अच्छा ही क्योंकि होता होगा हार्डवुड देवदार, इतनी तभी इजीली तभी अवेलेबल इस्तेमाल नहीं करते होती। हैं। जी अच्छा ही होता होगा तभी इस्तेमाल कर रहे हैं, घर भी उसके फर्नीचर भी उसके, कुछ उसमें अच्छाई तो जी होती होगी। जी चलो शुभम कोई नहीं, खत्म करते हैं। मैं फीडबैक दे देता हूँ आपको। जी जी तो सर। शुभम खास प्रिपेयर नहीं किया है सीमेंट के अलावा, बाकी चैप्टर्स उतने नहीं करे थे प्रिपेयर? सर अभी एक्चुअली दूसरी चीज़ों में लगा हुआ था, थोड़ा जीट और सबके लिए, तो अभी अच्छा नहीं, रिवाइज नहीं सीमेंट कर पाया। कंक्रीट के जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो मुझे लगभग काफी, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस थे उसके अच्छे आंसर्स दिए आपने। पर उसके जी अलावा जो मैंने पूछा, इवन रॉक्स में आप इग्नियस और सेडिमेंट्री जो बहुत बेसिक है उसमें भी आपको सोचना पड़ रहा था। और जैसे हार्डवुड और सॉफ्टवुड वाला भी बहुत गोल कर गए हो आप। तो जी ये थोड़ा सा मुझे है कि सीमेंट मतलब, नो डाउट सीमेंट और कंक्रीट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल्डिंग जी मटेरियल्स में से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से ही आएंगे अगर आएंगे तो। बट जी ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, टिम्बर भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा देख लें। जी। ठीक है। ओके अच्छा सर। मैंने जो पीपीसी वाला पूछा था वो आपने ठीक बता दिया कि उसके अंदर हम लोग एक वोल्केनिक ऐश या फ्लाई ऐश कुछ भी ऐड करते हैं जिससे कि जी उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं, वो ठीक था। जी हार्डनिंग और क्विक सेटिंग का भी वही था कि जो हार्डनिंग का मतलब है कि स्ट्रेंथ कितनी जल्दी गेन कर रहा है, जी हार्डनिंग का ये मतलब स्ट्रेंथ कितनी जल्दी गेन करता है। और क्विक सेटिंग का मतलब है कि सेटिंग टाइम जो है वो कितना छोटा है, मतलब कितनी जल्दी सेट हो जाएगा, मतलब अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देगा। जी। तो वो भी आपका आंसर ठीक था। इसके अलावा मैंने आपसे और क्या पूछा था इसका क्वेश्चन, सीमेंट का कुछ और क्वेश्चन पूछा था सीमेंट का, सल्फेट अटैक सर पूछा था। सल्फेट अटैक, हाँ जी। सल्फेट अटैक पूछा। सल्फेट अटैक क्या होता है कि सीमेंट के अंदर एक वो जो आपने कंपाउंड बताया था, C3A या C4A जो है, AF जो है, सी थ्री ए, सॉरी। सी सेलाइट और थ्री फिलाइट जो है, C3A और सेलेट C4A। सेलेट एंड सेलेट। या तो वो जो है वो क्या है, उसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता है, तो जैसे एल्यूमिनियम और सल्फेट के बीच में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो एक्सपेंसिव नेचर का होता है, उसका जो ओके सर। वॉल्यूम होता है वो उसके वॉल्यूम एक्सपेंशन रिएक्टेंट्स हो जाता है उसमें। या रिएक्टेंट्स के मुकाबले उसका वॉल्यूम 2.5 टाइम्स होता है। तो एक तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है और उसकी वजह से डिटोरिएशन हो रही है, उसकी वजह से क्रैक आ रहे हैं क्योंकि वो जी एक्सपेंशन हो रही है। तो ये एक रीजन था। अच्छा इसके अलावा मैंने आपसे एक आपसे मैंने टेस्ट पूछा था, वो इनिशियल सेटिंग टाइम वाला, वो बहुत बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने। बेसिक इनिशियल जी सेटिंग टाइम जो आपने विकेट प्लंजर वाला बताया वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी में है, जिसमें हम प्लंजर इस्तेमाल करते हैं और वो 33 to 35 mm तक डीप जाना चाहिए।
वो उसके जी, अंदर है नॉर्मल कंसिस्टेंसी चेक करने का। इनिशियल सेकंड जी, टाइम चेकिंग करने के लिए हमारे पास वो नीडल वाला भी है और एनुलर कॉलर वाला भी है। जी, इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब कॉलर इंप्रेशन क्रिएट करना बंद कर देती है पर नीडल स्टिल पेनिट्रेट कर रही होती है। और फाइनल सेटिंग वो टाइम है जब दोनों ही पेनिट्रेट करना या इंप्रेशन क्रिएट करना बंद कर दे, कि अब नीडल भी अंदर नहीं जा रही है। ओके सर। तो एक बार इस टेस्ट को दोबारा पढ़ लेना। अभी तो इसमें साउंडनेस टेस्ट था, फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। ये इसमें जी, काफी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो टेस्टिंग बहुत जरूरी है किसी भी मटेरियल की। ठीक है। जी, ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे टेस्टिंग ऑन ब्रिक्स पूछा था, तो जी, काफी वैसे आपने बता दिए थे। उसमें एक जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करा था वो ई फ्लोरेसेंस टेस्ट था। आजकल फ्लोरेसेंस, पंजाब जी साइड सर। इलाकों में जो है वो काफी फ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्ट अल्कलाई की प्रेजेंट है प्रेजेंस की वजह से। या। तो वो टेस्ट भी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप जो है बल्क में कहीं ब्रिक्स खरीद रहे हैं। तो ई फ्लोरेसेंस टेस्ट अगर आप करके देख लें तो एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने बात करी थी, हाँ रॉक्स की बात करी थी। तो जैसे आपने इग्नियस कहा कि यस, जब भी मैग्मा कूल ऑफ होगा इधर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, वो जो रॉक्स बनाएगा दे आर कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट वगैरह। जी, सेडिमेंट्री क्या होता है कि इन्हीं इग्नियस रॉक्स की या मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो वेदरिंग होता है, या दूसरे जी, सेडिमेंट्री रॉक्स का भी जो वेदरिंग होता है, वेदरिंग से सॉइल बनती है। जी, तो अगर ये सॉइल, या तो ये जो उसके जो वेदरिंग के सेडिमेंट्स हैं अगर तो किसी जगह लूजली पड़े होंगे तो सॉइल कहलाएंगे, और अगर ये जी, लिथिफाई हो गए विद टाइम तो ये रॉक्स बन जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। ओके, तो ये है। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, उन्हीं में ही ड्यू टू एक्सेस प्रेशर या हाई टेम्परेचर कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो मिनरल्स हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, फॉर एग्जांपल मार्बल। तो ओके, जैसे आई थिंक हमारे पास लाइमस्टोन है विच इज अ सेडिमेंटरी रॉक बट अंडर हेवी प्रेशर एंड टेम्परेचर दैट कन्वर्ट्स इनटू मार्बल। हम्म, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा मैंने अलॉयज पूछे थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो जनरल क्वेश्चन हो सकता था। ब्रास जो है वो जी, कॉपर और जिंक का अलॉय है। यस सर, कॉपर, जिंक, और स्टेनलेस स्टील जो है वो आयरन कार्बन प्लस निकल क्रोमियम का अलॉय निकल, है। और स्टेनलेस स्टील हम इसलिए नहीं बनाते बिकॉज वो, क्या बताया था आपने, कि वो सस्ता पड़ता है। कॉस्ट उल्टा तो स्टेनलेस स्टील वो बहुत महंगा पड़ता है कम्पेयर टू महंगा आयरन। पड़ता है सर, यस आयरन तो सर। 40 रुपए का आता है, स्टेनलेस स्टील आई थिंक 300 रुपए किलो होगा। बट वो इसलिए है क्योंकि जी, उसमें रस्ट नहीं आता, तो जंग नहीं हाँ लगता। सर, यस सर, दिस इज द कोरोजन नहीं मोस्ट है, इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जंग नहीं लगना चाहिए। इसलिए जो घर के कोरोजन नहीं, प्लेट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की हैं क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है। जी और सर, बाहर जो आपके पास जो लोहा है या जो स्टील आपने बना लिया, जिसके आपके वो होते हैं एनफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट होती है, उसमें जी, जंग लगता है। जी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक यही हमने क्वेश्चन करे थे। और हार्डवुड और सॉफ्टवुड वाला एक लास्ट पूछा था मैंने आपसे। देखो जी, जो भी हमारे पास ऐसे ट्रीज होंगे जैसे टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, ऐसे ट्रीज होंगे जो, जिनको क्या कहते हैं, एक तरह से मुझे याद करने दो वर्ड क्या था। हाँ, जो मतलब एक तो होते हैं जो एवरग्रीन ट्रीज कोनिफरस, रहते हैं। नहीं, वो तो दूसरे हो कोनिफरस गए। एंड डेसिडियस, या डेसीडियस, सॉरी। तो जो डेसीडियस ट्रीज होते हैं जो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, उनकी जो वुड होती है उसे हार्डवुड वो कहते हैं। हार्डवुड कहते हैं, हाँ, जी, और जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, उनकी वुड को सॉफ्टवुड कहते हैं। सॉफ्टवुड और कहते मेजर डिफरेंस क्या है, ये शब्द में ही छुपा है कि जो टीक की वुड होगी या जो हार्डवुड होगी वो हार्ड होगी कंपैरेटिवली, हैं, डार्कर जी, होगी उसका कलर, उठाने में भी जी, हैवी होगा। जबकि देवदार की लकड़ी आप उठाओगे बहुत लाइट होती है, लाइट और होती है, कलर भी उसका जो है वो कंपैरेटिवली लाइटर होता है, और सॉफ्ट भी बहुत होती है। इसलिए जितनी भी कार्विंग्स की जाती हैं, जितना भी शिल्पकारी वाला काम किया जाता है वो सिर्फ देवदार की लकड़ी पे हो सकता है। इसलिए जो जी, आप देखोगे कि जो टेम्पल्स हैं इवन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में, वो बहुत अच्छा उसमें लकड़ी का नक्काशी की हुई है, इवन नकाशी फर्नीचर की भी है, उनका बहुत अच्छा रहता है। इवन आप कश्मीर वगैरह कभी जाओगे तो बाकी जी, जो जी, हमारे यहाँ की वुड है, प्लेन इलाकों की वुड्स हैं, उस पर इतना अच्छी तरह से आप नहीं कर सकते नक्काशी वाला काम जो है। जी, ठीक है। तो ये भी है। इसके अलावा जो देवदार की लकड़ी है उसमें तेल निकलता है जिसको कहते हैं रेजिन, रेजिन उसमें रहता है, वो कई बार उसमें से निकलता है, तो रेजिनियस उसकी वो होती है। जबकि टीक वगैरह की लकड़ी में कोई रेजिन नहीं निकलता। तो ये भी इसका एक डिफरेंस है। अच्छा। हाँ, तो बस यही था। एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस एक अलग चीज है। वो एक्सोजीनियस के ही ये दो पार्ट हैं। यस सर, एक्सोजेनिस के दो पार्ट हैं, एंडोजीनियस कोनिफरस तो एंड हो गया जैसे डेसिडियस, बैम्बू वगैरह, जो जी, मतलब जी, कि जी, आपका ग्रो नहीं कर रहे फाइबर्स इनमें हैं। स्ट्रेट रहते हैं, या एंडोजेनिस मतलब में, जो बैम्बू जो है ऊपर की तरफ ग्रो करता है, साइडवेज ग्रो नहीं करता।
बाकी जी, ट्री जी। साइडवेज भी ग्रो करते हैं। तो एक्सोजीनियस के आगे दो पार्ट हैं, आपको डिसिडियस और कॉनिफरस, और उसी के ही वुड को जो हार्डवुड सॉफ्टवुड कहते हैं। तो जी, जहां तक मुझे लगता है शुभम कि सीमेंट और कंक्रीट वाला पार्ट ठीक है आपका, बाकी पे भी एक बार फोकस कर लेना, रिवाइज कर ठीक लेना, है। क्योंकि क्या है कि बिल्डिंग मटेरियल भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। जब आप एचपीसीएल के लिए जा रहे हो, उन्होंने टाउनशिप वगैरह आपसे बनवानी होगी कहीं, तो पता होना चाहिए कि जी, क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है ना। तो ये एक बार कर जी, लेना। और टेस्टिंग मेरी तरफ से मैं बोलूंगा, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर मटेरियल की, चाहे वो ब्रिक्स की हो, चाहे वो कंक्रीट की हो, चाहे वो सीमेंट की हो। ये सब एक बार दोबारा पढ़ के जाना। ठीक है, ठीक है सर। चलो, ऑल सर द बेस्ट उसके लिए। एक और चीज़ थी मेरे को ये पूछनी, जैसे एचपीसीएल के अकॉर्डिंग मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पे मेजर फोकस रखा जाए? देखो, जहां तक तो अगर तुम ये नहीं बोलोगे कि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो जहां तक मुझे लगता है कि वो तुमसे पूछ सकते हैं ऑन इन्वायरमेंट, बिल्डिंग ठीक है मटेरियल्स, सर। आरसीसी, एंड हाईवे ऑल्सो, देन सॉइल, सॉइल। या सर और थोड़ा फ्लूइड बहुत, से कुछ और हाँ, या थोड़ा बहुत फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला फ्लूइड, ओसीएफ और ये वाला फ्लूइड नहीं। फ्लूइड मतलब डैम्स और ये सब चीजें नहीं खास, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला फ्लूइड, जो मतलब जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, बर्नूली और ये सब चीजें। ओके सर। तो ये तुमसे वो पूछ सकते हैं जहां तक तो मुझे लगता है। इसके अलावा अगर तुम अपना कुछ फेवरेट सब्जेक्ट बता दोगे, प्रेफरेंस अपनी कुछ बता दोगे, तो शायद उसमें से भी पूछ लेंगे। पर ये तो तैयार करके ही जाना। ठीक है सर। ओके, चलो, ऑल ओके, द बेस्ट फिर। थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू सर।